साहब की बातों को कई बार दोहराए। उसे चुनाव हम हारेंगे, दूसरा चुनाव हम हराएंगे और तीसरे चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। ठीक उसी के अकॉर्डिंग वो सरकार भी बना दिए थे। अब ये लोग टीआरएस से कभी मिल जाएगा, एक समय में आएगा ये लोग आरएसएस के साथ भी समझौता कर लेगा। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी बात करने के लिए हमारे साथ में दो मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भूपेश सर हैं और यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी है। तो इन लोग से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार करें। एक चीज को कैसे देख रहे हैं कि बहन जी आखिर क्या वजह है कि इंडिया अलायंस में उसका हिस्सा नहीं बन रहा है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसका मतलब कि बहन जी की कहीं ना कहीं मजबूरी होगी और उनकी मजबूरियों ने ही उन्हें गठबंधन से अलग किया है। हालांकि यह भारतीय राजनीति के संदर्भ में, वर्तमान चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो यह दुखद स्थिति है। उन्हें रहना चाहिए था, खुल के रहना चाहिए था। इंडिया गठबंधन अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप एनडीए गठबंधन के साथ ही होती, आमने सामने आना चाहिए था। तो आपको भी लगता कि आपके कितने वोटर ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके वजह से, लेकिन आपने तो एक तीसरा रास्ता अख्तियार कर लिया कि हम न उधर जाएंगे न इधर जाएंगे। इसका परोक्ष रूप से फ़ायदा, नुकसान होगा इंडिया अलायंस को और फ़ायदा होगा एनडीए अलायंस को। तो सीधे सीधे यदि कहा जाए कि बहन जी एनडीए अलायंस को फ़ायदा कराने के लिए तीसरा कोण बनाई हुई हैं तो कोई गलत नहीं होगा। उन्हें कहीं ना कहीं रहना चाहिए था, आमने सामने की राजनीति करनी चाहिए थी। तो छिप छिपा के लड़ने से आखिर कोई किसी न किसी को तो फायदा होगा ही, हो ही रहा है। होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहन जी के चुनाव सीधे लड़ने से, तीसरा कोण बनाने से निश्चित रूप से फायदा एनडीए अलायंस को होगा। यदि सपा और कांग्रेस के साथ, दोनों में से किसी के साथ इनका गठबंधन हो जाता तो एनडीए अलायंस वहाँ कमज़ोर पड़ता और बहन जी को भी फायदा होता है। लेकिन सीधे लड़ाई में बहन जी को फायदा होने जा रहा है, ऐसी सोच हमारी नहीं है। हमें नहीं लगता है कि बहन जी को कोई फायदा होगा। सर, अभी देखिए, अभी के एक खबर निकल के आई है सामने कि जिस प्रकार से आईपीएस के नौकरी को छोड़ करके एक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के दामन को थामे थे, लेकिन एकाएक उस बहुजन समाज पार्टी को मतलब छोड़ देते हैं और यहाँ पर टीआरएस से जाकर मिल जाते हैं। कैसा देखने जी? इसमें वह जो सोच करके आए थे कि जो दलित वोटर हैं उनमें बहन जी की जो समझदारी है, एकता की बात जो है, जो अंबेडकर साहब के जो समर्थक हैं, वे लोग अच्छी तरह से शिक्षित हो गए हैं। लेकिन आने के बाद और काम करने के बाद उन्होंने स्पष्ट देखा कि इस तरह की सोच दलित समाज में नहीं हुई है। सीधे उनको लेकर के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और दूसरी बात यह भी कि वह बहुत बड़ी सफलता की आस लेकर आए थे और वह पूरा नहीं हुआ। यह राजनीति है, इसमें आते ही सब कुछ नहीं मिल जाता है, इसमें अपने आप को खपाना पड़ता है। जैसे कि माननीय कांशीराम जी ने अपने को खपाया, मायावती जी ने भी अपने आप को बहुत हद तक खपाने का काम किया है। जो भी राजनीति में है, देश की आज़ादी से लेकर अभी तक, सबों ने जो भी शीर्ष पे उतरे हैं, पहुँचे हैं, चाहे वह पंडित नेहरू हों, सबों ने अपने जीवन को खपाया है, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। और उनकी सोच
शायद इस तरह की थी कि हम IAS को रिजाइन करके आ रहे हैं तो जनता हमें तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जहाँ तक वह भारत में है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तो ये कार्यपालिका वाले में से आए हुए हैं। और कार्यपालिका के लोग कैसे होते हैं इसके ऊपर मैं स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। यह समझने की बात है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो उनकी सोच थी कि जाते जाते हमारा स्वागत होगा और आम लोग हमारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे, जो नहीं हो सका, इसलिए वह फेलियर हुए। और फेलियर हुए तो स्वप्न टूटा है। जैसे कि एक कहावत, एक कहानी हम लोग पढ़ते थे कि एक लड़की है, अंडा लेके जा रही है, सोच रही है कि इस अंडे को बेचूंगी, इससे मुर्गी होंगे, उससे फिर बच्चे होंगे, फिर अंडे बनाएंगे। वह अपना महल बना रही है, तब तक ठोकर लगता है, गिर जाती है, सारे अंडे फूट जाते हैं। तो हमारे समझ से उनके अंडे फूट गए हैं। उन्होंने जो सोच करके यहाँ कदम रखा था उस कदम पे स्थिर नहीं रहे। हाँ, नुकसान हुआ, सफलता नहीं मिली, तो असफलता ही ना सफलता की जननी है। उन्हें रहना चाहिए था, फिर देखते, फिर शुरू करते। लेकिन सर यहीं पर देखिए, लेकिन जो ट्वीट किए हैं उस ट्वीट में उसमें कुछ अजीब सवाल शंकाएं पैदा हो रही है। बहन जी के बोल रहे हैं कि हमारा वो हीरो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन कुछ स्पष्ट तरीका से वो ट्वीट में दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। अब तो इस पे विशेष कुछ आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? जो ट्वीट किए हैं RS प्रवीण जी, जो उससे स्पष्ट कुछ तरीका, मतलब देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखिए वो जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, उसके विपरीत विचारधारा के पार्टी के साथ वो जाकर मिल जाते हैं। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि उस मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने की बात करने आए थे। बोले कि मैं उस समाज से ही आता हूँ और इस विचारधारा को मैं उस स्तर तक पहुँचाऊँगा जो मतलब कि ख्वाब मानवर काशीराम साहब देखे और उन्होंने पूरा किया। जो बचा हुआ कारवा था उसको पूरा करने के ये सपना दिखा रहे थे लोगों को। और अपना पहले दिन ही उनके स्पीच में, आप जब BSP ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा सुनिएगा। मानवर काशीराम साहब की बातों को कई बार दोहराए उस स्पीच में। और उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको तुरंत क्षणिक उनको लाभ चाहिए, तुरंत उन्हें मंत्री विधायक सरकार में उन्हें रहना है। इसलिए उनकी सारी विचारधारा धरे की धरे रह गई और उन्हें तुरंत मंत्री विधायक बनना है। इसलिए जाके संविधान विरोधी पार्टियों के साथ वो गठबंधन क्या उस पार्टी में शामिल हो गए। और उनका वर्तमान में कोई विचारधारा है वो नहीं। उनके चेहरे की तस्वीर आज वर्तमान में, उनकी फ़ोटो की तस्वीर अब चेहरे TRS प्रमुख के साथ जो दिख रहा है उसमें मुस्कान और चेहरे पर हंसी खुशी नहीं है, लेकिन उन्हें पद चाहिए इसलिए वहां चले गए हैं। लेकिन यही पर देखिए, जिस प्रकार से शेखर रावण जी जब उनसे जाकर मिले थे, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनसे जाकर मिले थे, तो तरह तरह के उस पर लोग उंगली उठा रहे थे चंद्रशेखर रावण। हाँ, तो इन पे भी उंगली उठ रहा है ना कि जिस प्रकार से संविधान विरोधी के सामने उससे जाकर मिल रहा है, इन पे भी उंगली उठ रहा है। बात को समझिए, एक समय का जो राजनीति था ना, उस राजनीति और वर्तमान राजनीति के परिवेश में बहुत अंतर हो गया है। एक समय में ग्राउंड तैयार किया जाता था, जो अपना एक कोर वोटर हुआ करता है, चाहे जमीनी स्तर पर अंतिम पैदान पर जो वोटर है, जिसको बहुत हद तक समाज की जागृति और जानकारियां नहीं पहुंची है, उस लोगों को जागृत कर सत्ता में आना। चुनाव जितना मानवर काशीराम साहब ने धरातल पर काम करते हुए एक समय में वो चुने, पहले उनका नारा हुआ करता, आप सुने होंगे, पहला चुनाव हम हारेंगे, दूसरा चुनाव हम हराएंगे और तीसरे चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। और ठीक उसी के अकॉर्डिंग वो सरकार भी बना दिए थे अपने बातों के अनुकूल। लेकिन बाकी जो लोग हैं, मान लीजिए चंद्रशेखर, भीम आर्मी प्रमुख जो चंद्रशेखर जी हैं, उन्हें भी तुरंत सत्ता चाहिए। ग्राउंड पर वो बेहतर काम कर रहे थे, इसमें नो डाउट। पूरा देश के बच्चा से लेकर खास करके युवा वर्ग में एक गजब का क्रेज है उनके प्रति, लेकिन वो क्रेज तुरंत उन्हें सत्ता में तब्दील करना वो चाहते थे। यही कारण है कि देर न करते हुए पार्टी बना ली और पार्टी बनाकर वो किसी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। आप पिछले विधानसभा में देखिए, ये 2 और 4 सीटों के लिए उस अखिलेश यादव के पास वो गिरगिरा रहे थे, वो भी 2-4 सीटें नहीं मिला। और वहीं देख लीजिए, वहीं पर एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो 50% से ज़्यादा मतलब की संख्या में विधायक देने के लिए अखिलेश जी तैयार हुए और मिला भी, आगे हुआ भी है। लोकसभा चुनाव में भी देखिए,
और यहीं इनको 4 सीट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं विचारधारा को ये बेच रहे हैं या सही से विचारधारा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये लोग टीआरएस से कभी मिल जाएगा, एक समय में आएगा ये लोग आरएसएस के साथ भी समझौता कर लेगा। इसलिए ग्राउंड पर धरातल पर जो काम करने वाला लोग है, सभी वोटर जो लोग हैं, वर्तमान में आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें हम लोग एक ही आग्रह करेंगे सब लोगों से, अपने वोट का प्रयोग अपने मन से करें और जो धरातल पर रियल में काम कर रहे हैं उसे पहचानें और पहचानने के बाद अपने मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत